नमस्कार, मैं हूं अभिषेक गुप्ता। आप देख रहे हैं महादेव इंडिया। देश आजाद हुआ 15 अगस्त सन 1947 को, लेकिन हिंदुस्तान का एक ऐसा जिला जिसे आजादी 5 वर्ष पहले ही मिल गई थी। वो आजादी भले ही कुछ वर्षों के लिए थी, लेकिन मिली जरूर थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बलिया जिले के बारे में। वो जिला जिसे बलिया के नाम से जाना जाता है और जिसकी जमीन को बागी बलिया के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों, बलिया जिले की हम बात करें तो बलिया जिले के हालांकि बहुत ही यहाँ पे अच्छे अच्छे नेता हुए हैं, और हर नेता, चाहे किसी भी पार्टी की मैं बात करूं, हर पार्टी की तरफ से अपने अपनी पद के अनुसार, अपनी अपनी पार्टी के अनुसार उन्होंने बेहतरीन कोशिश की। ना सिर्फ बलिया जिले, पूरे उत्तर प्रदेश की सेवा करने की उन्होंने कोशिश की और बेहतरीन सफल भी रहे उसमें। लेकिन वास्तव में अगर किसी राजनीतिक व्यक्ति की वजह से अगर बलिया जिले को पहचान मिली तो वो स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी थे, चंद्रशेखर सिंह जी, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के बाद में अगर किसी नेता की बात आती है तो पूर्व कांग्रेस के मंत्री स्वर्गीय श्री बच्चा पाठक जी की बात आती है। जी हाँ दोस्तों, बच्चा पाठक जी जिन्होंने बहुत ही टाइम तक देश की सेवा की, उत्तर प्रदेश की सेवा की। और यहाँ पे आज हम मौजूद हैं साहतवार थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव में, और इन्हीं के घर पे हम मौजूद हैं। उनके हमारे साथ मौजूद हैं उनके नाती जी श्री पुनीत पाठक जी। इनके बारे में बताऊं दोस्तों कि ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है, उसके प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तो सबसे पहले तो साहब बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। सर सबसे पहले तो हालांकि मेरा आप बहुत ही, आपकी जो पोजीशन है बहुत बड़ी है सर, लेकिन फिर भी मैं आप हमारे जैसे कि कार्यक्रम का रूल है कि आप अपने मुख से अपने बारे में थोड़ी बहुत हमारे दर्शकों को बता दें। जी, मेरा नाम पुनीत पाठक है और मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष। जी सर, सबसे पहले तो आपने अपने बारे में बताया। हालांकि अभी अगला हमारा जो सवाल है, आपकी जो राजनीतिक यात्रा है, आपकी पॉलिटिक्स में एंट्री कैसे हुई, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। देखिए, शुरुआती रुझान तो राजनीति की तरफ रहा है। बचपन से चूंकि आते जाते रहे हैं और दादाजी के राजनीतिक गतिविधियों को देखते रहे, तो एक राजनीतिक रुझान रहा है शुरू से। लेकिन मैं अगर आधिकारिक रूप से कहूँ तो राजनीति में एंट्री 2015 के बाद हुई। वैसे समाज में और जनता के बीच में मैं 2012 से काम करता हूँ। लेकिन 2016 में मैंने आधिकारिक रूप से राजनीति में एंट्री की, जब हम लोग समाज में उतरे और अपने बाबा के द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए लोगों के बीच में जाने लगे। और 2017 तक मैं कांग्रेस में रहा। उसके बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया, मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया। तो तब से अनवरत हम लोगों के बीच में बने हुए हैं, और इसे आप राजनीति कहिए, समाज सेवा कहिए, उसमें हम लोग अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सन 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ। आपकी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ। दोनों पार्टी ने जनता के बीच में गए, आप लोग मिलकर जनता से वोट मांगे। भगवान की कृपा की वजह से और जनता के आशीर्वाद की वजह से आप लोग जीत भी गए। आपकी पार्टी को बेहतरीन पद भी मिला, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पद भी मिला। तो बीच में खटास कहाँ से आ गई? आखिर में भारतीय जनता पार्टी का साथ आप लोगों को क्यों छोड़ना पड़ा? देखिए, पद पाना पार्टी का उद्देश्य नहीं है। किसी पद या प्रतिष्ठा के लालच लोभ में रहना पार्टी का उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये था कि हम लोग जब लोगों के बीच में जाएं, तो जब हम उनके पास जाएं तो लोगों की शिकायतों को दूर करके जाएं। जब पार्टी ने 2002 में पार्टी बनी, माननीय हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने 2002 में पार्टी बनाई, तो बहुत कड़े संघर्ष के बाद, 15 साल के संघर्ष के बाद सत्ता में आए। और सिर्फ वो सत्ता में नहीं आए, उनके साथ सत्ता में आई उन लोगों की उम्मीदें, उन लोगों का संघर्ष जो उनके साथ इतने 15 सालों से उनके साथ चल रहे थे। उनके साथ चलने वाले लोगों को, वो बहुत पिछड़े समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनके साथ बहुत लोगों की उम्मीदें थी। और अगर उन लोगों की उम्मीदों पर वो सरकार खरा ना उतरे, तो ये उनकी जिम्मेदारी भी बनती थी, ये उनका कर्तव्य भी बनता था कि वो जनता, सरकार को बताएं कि जनता क्या चाहती है। ऐसे में अगर जनता की मांगों को ना सुना जाए तो मंत्री पद लेके बने रहना सरकार में हम लोगों को उचित नहीं लगा। हम लोग लगातार सरकार में थे, तो हम लोगों ने अपनी बात रखी। हम लोगों ने बताया कि कैसे लोगों की दिक्कतें आ रही हैं, क्या परेशानियां आ रही हैं। जब हमें लगा कि प्रदेश सरकार सुनने, ये वो सरकार नहीं है
ये वो लोग नहीं है जिनके साथ हम लोगों ने उन मुद्दों पर सरकार बनाई थी, लोग चुनाव के विधानसभा चुनाव के पहले गठबंधन किया था, तो हम लोगों ने अपना रास्ता अलग कर लिया भाजपा से। जी जी। तो अभी जैसे कि आने वाले वक्त में 2022 में फिर से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आज के टाइम में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि ओम प्रकाश राजभर जी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, दोनों लोगों के सुरताल आजकल बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, तो क्या आने वाले टाइम में आप लोग समाजवादी पार्टी से गठबंधन करेंगे? देखिए, सुर ताल मिलने वाली बात नहीं है। फिलहाल हम सभी लोग विपक्ष में हैं और विपक्ष का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सरकार की नाकामियों को उजागर करना। जिस तरह हम लोग सरकार की नाकामियों को उजागर कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दल है, सबसे प्रमुख विपक्षी दल है, पर उनका हर जिले में, हर विधानसभा में उनके कार्यकर्ता हैं। तो अखिलेश यादव जी भी भाजपा के विरोध कर रहे हैं, हम लोग भी भाजपा का विरोध कर रहे हैं। शायद इन्हीं बातों को मिला के आप लोग बता रहे हैं कि सुर ताल मिल रहे हैं। वैसे हम लोगों के विचार सभी के लिए खुले हुए हैं। जो भी समानांतर विचारधारा के लोग हम लोग के साथ चलना चाहेंगे, हम लोगों को अपने साथ लेके चलना चाहेंगे, हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। आप एक बहुत ही एजुकेटेड पर्सन है, काफी पढ़े लिखे हैं और आपकी बातों से और खास करके आपके भाषणों को हम लोग सुनते हैं, तो उसकी वजह से आपकी बातों में मतलब कि एक जैसे कि बात करने की गंभीरता झलकती है। तो आप इतने एजुकेटेड हैं, आप एक बहुत ही तरीके से देखा जाए तो जो पार्टी एक बार सत्ता में आ जाती है अपने आप में वो बड़ी पार्टी हो जाती है, तो उस पार्टी के आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। बलिया जिले को लेकर के, और ना सिर्फ बलिया जिला में प्रदेश उपाध्यक्ष, तो मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, तो उत्तर प्रदेश को लेकर के आपकी विकास योजनाएं क्या हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश मुझे लगता है जितना पोटेंशियल हम लोगों में है, उस पोटेंशियल को हम लोगों को उसका उपयोग करके सभी दिशा में चलने की जरूरत है। बलिया जिला की बात करें, बलिया जिला जैसे आपने बताया कि भले हम लोग क्रांतिकारी जरूर रहे हैं, लेकिन विकास के मामले में हम लोग क्रांतिकारी नहीं बन पाए। हम लोगों ने समाज में नई अपनी बातें रखी हैं। हम लोग ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बलिया का भूमिका रही है, राजनीति में बलिया की बहुत अच्छी भूमिका रही है। आपने बताया हमारे ही जनपद के चंद्रशेखर जी जैसे प्रधानमंत्री बने, लेकिन हम लोगों का विकास में वो भूमिका नहीं रह पाई है। आज भी बलिया के प्रदेश के पिछड़े जनपदों में उसकी गिनती होती है। आज भी हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर देख लीजिए, हमारे यहाँ स्वास्थ्य का स्तर देख लीजिए, हमारे यहाँ सुविधाओं का स्तर देख लीजिए, तो आपको ये लगेगा कि अभी बहुत सुधार की जरूरत है। क्रांतिकारी हम लोग हैं जरूर, लेकिन उस क्रांतिकारी विचारधारा को आज जो अपने खून के अंदर का जोश है, उसको सही दिशा देने की जरूरत है, युवाओं को सही दिशा देने की जरूरत है, ताकि हम लोग आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ ऐसा छोड़ के जाएं कि वो आने वाली पीढ़ी हम पे गर्व करे कि हमारी पिछली पीढ़ी ने हमारे लिए कुछ काम किया है। शिक्षा और स्वास्थ्य में मैं देखता हूँ विशेष रूप से बहुत जरूरत है। हम लोग नदी किनारे बसे हुए हैं। हमारा बलिया जिला 2 नदियों के बीच में दोआब का जो क्षेत्र कहा जाता है, वैसे गंगा और घाघरा के बीच में फंसा हुआ है और बारिश का सीजन चल रहा है। आप देखेंगे दोनों तरफ से दो तरफा हम लोगों के ऊपर हमेशा खतरे की घंटी बजी रहती है। कटान क्षेत्र है लगातार। हमारी विधानसभा हो या बलिया जिला की अधिकांश विधानसभाएं ऐसी हैं जो बाढ़ से पीड़ित रहती हैं। हम लोग चाहते हैं कि इसका हमें एक परमानेंट इलाज हो जाए। ये नहीं हो कि जब बारिश होने लगे, बाढ़ बढ़ने लगे, तो खाना पूर्ति के नाम पे कुछ कार्य किए जाए और फिर वो वहाँ के क्षेत्रवासी अगले साल फिर परेशान हो। इस पे सोचने की जरूरत है। इतनी बड़ी विडंबना है कि आज शिक्षा की स्थिति इतनी खराब है कि हम लोग आज सरकारी स्कूलों में चले जाए तो मुझे देख के बड़ा दुख होता है कि देश का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम लोग चाहते हैं, हमारी पार्टी सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने एक मोर्चा बनाया है, भागीदारी संघर्ष मोर्चा, जिसमें हम लोग के साथ पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, हमारे साथ कृष्णा पटेल जी हैं, हमारे साथ केवट राम धनी टीम है, हमारे साथ प्रेमचंद प्रजापति हैं। तो तमाम ऐसे नेताओं को लेके हमारे नेताजी ने एक मंच बनाया है जिसके तहत हम लोगों की समस्याओं को रख रहे हैं। हम चाहते हैं कि सामान्य शिक्षा लागू हो स्कूलों में, जो नीचे जमीन पे करीब बैठ के पढ़ने वाला सिस्टम हो वो बंद हो, मेज कुर्सी आए, अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी शिक्षा और सामान्य शिक्षा लागू हो, जिसकी पूरे देश में एक कानून हो पढ़ाई का। जो पढ़ाई आपकी अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई जा रही है, अगर ए पर एप्पल पढ़ रहा है तो हिंदी सरकारी स्कूलों में सिर्फ क से कबूतर ना पढ़े, वो भी ए पर एप्पल पढ़े। तो एक सामान्य शिक्षा नीति लागू हो ताकि सब
पूरे देश के बच्चों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिल सके जिससे वो लोग काम कर सके, तब जाके हमारे देश का भविष्य सुरक्षित होगा, हमारा जिला सुरक्षित होगा, हमारा प्रदेश सुरक्षित होगा। चिकित्सा की हमारे यहाँ सुविधाएं बहुत बुरी है। कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ एक मेडिकल कॉलेज नहीं है। यहाँ कुछ भी होता है तो अब जाके कुछ लोग मऊ जाते हैं, नहीं तो सीधे बनारस और बनारस से लखनऊ। कई लोगों को अपनी जान से इसलिए हाथ गंवाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे इमरजेंसी सेवाएं नहीं है। आप कोविड में हाल देख रहे हैं कि कोविड में क्या स्थिति है, तो अस्पतालों की क्या स्थिति है, जो आपके सेंटर्स बने हुए हैं वहाँ क्वारंटाइन सेंटर, वहाँ पे क्या स्थिति है। तो इन चीजों पे हमें देने की जरूरत है। जो बाकी चीजें हैं, जैसे हम लोग का मानना है, जैसे जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, जब आपका मुख्य एजेंडा जब पूरा हो जाता है, तब हमें बातें करनी चाहिए। आज मैं देखता हूँ कि 5 तारीख को राम मंदिर का शिलान्यास होने वाला है। युवक कुछ लोग उस पर उत्सुक हैं। मंदिर बने जरूर बने, लेकिन मुख्य मुद्दा मंदिर नहीं होना चाहिए। मुख्य मुद्दा ये होना चाहिए कि हमारे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गरीबों के रोजगार के बारे में बात हो। हम लोगों ने टीटी शिक्षकों की भर्ती में देखा कैसे 72,000 शिक्षकों की भर्ती में घोटाला हुआ। पहले पेपर लीक होने की बातें आई, फिर आंसर शीट गलत होने की बातें आई। उसमें ऐसे ऐसे सवाल थे जिनके कई जवाब हो सकते थे। तो एक अनियमितता आई परीक्षा में। आपने कोई नई भर्ती नहीं निकल पाई है। आप इन्वेस्टर समिट हुआ जरूर, लेकिन उसका कोई हम लोगों को जमीन पे असर नहीं दिख रहा है। तो हमारे यहाँ रोजगार की भी नीतियां का हाल कुछ बढ़िया नहीं है। इन चीजों पे, इन मुद्दों पे हम लोग चाहते हैं बात हो। जो सही मुद्दे हैं, जो मुख्य मुद्दे हैं, जो मुख्य धारा से जुड़े मुद्दे हैं, उन पे बात हो। इस पे बात ना करके आप देश को हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, इन चीजों में उलझाएंगे तो आप सही बात नहीं कर पाएंगे। सही मायने में विकास, सबका विकास जब तक ना हो, नारा जरूर है सबका साथ सबका विकास, लेकिन मुझे नहीं लगता सरकार इस बारे में गंभीर है। तो सर देखिए, आपने बहुत कुछ आपने बोला, जो आपके सवाल हैं आपने जो जवाब दिया, उन्हीं से मुझे कुछ सवालें निकली। सबसे पहली बात आपने बोला कि बलिया जिले में बहुत से नेता रहे हैं जिन्होंने भी बेहतरीन करने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया विकास। बलिया जिले में सही से विकास नहीं हुआ। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ सर कि आप, बलिया जिले की ये सौभाग्य भी है कि भले किसी की भी सरकार बने, यहाँ से 1-2 मंत्री जरूर बन जाते हैं, किसी को मंत्री पद जरूर मिल जाता है, तो कमी कहाँ रह जाती है? हमारे जिले के जनपद के नेताओं में कमी है। चलिए मान लेते हैं हम सपा के नेता है, उनमें कमी हो सकती है। क्या भाजपा वाला में भी कमी होगी? क्या बसपा वाला? तो हम वोट किसको दें? सबसे बड़ी बात मुद्दा तो ये है ना कि सभी नेताओं में कमी होगी, सभी पार्टी के नेताओं में कमी होगी, तो हम लोग वोट किसको जनता दे? जनता वोट उसको दे जो आपको लग रहा हो कि आप हमारे लिए काम करके देगा। देखिए, मैं ये बात जब चुनावी सभाओं में भी जाता हूँ तब भी कहता हूँ, ये कोई किसी का गुलाम नहीं है। जब वोट देता है तो जनता जब वोट देती है तो वो नेता उसका कर्जदार हो जाता है और उसे उसका काम करके देना होता है। अगर देखिए, जनता, हम लोग तो ये एक नई विचारधारा लेके आ रहे हैं कि आप इतने साल अपने लोगों को देखा, इस बार आप हमको देके देखिए कुछ समय। अगर आपको लग रहा हो कि हम आपके आशा अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, तो अगली बार जब चुनाव आए तो हमें बिल्कुल वोट मत दीजिएगा। लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि नए लोगों को मौका मिले, नए युवाओं को मौका मिले, ऐसे लोगों को मौका मिले जो करना चाहते हैं सच में कुछ। हम लोग बहुत सालों से देखते आ रहे हैं कि वही पुरानी राजनीति, वही पुराने लोग। अब नए लोगों को मौका मिले और नए लोगों को भी कसौटी पे देखा जाए। जरूरी नहीं है कि अगर आपको बीमारी होती है और आपके चीज, जैसे मैं युवाओं की बात करता हूँ, आज हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा हैं, देश और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या भारत में। तो युवाओं को सही प्रतिनिधित्व मिले और सही मुद्दों पे बात हो। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मुद्दों को भटकाएंगे तो आप भटकाते रह जाएंगे। नेताओं में देखिए बड़ी कला होती है, मुख्य बात से भटक के कहीं और लेके आपको चले जाएंगे। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है, जनता को तय करना है कि आप क्या सुनना चाहते हैं। अगर आप बैठ जाएंगे, आप केंद्रित नहीं रहेंगे, आपका फोकस चुनाव क्यों नहीं होता है इन बातों पे, चुनाव क्यों नहीं होता है रोजगार पे, चुनाव क्यों नहीं होता है शिक्षा पे, चुनाव क्यों नहीं होता है स्वास्थ्य पे, क्यों चुनाव जाति पे होता है, क्यों जातियों को आधार बनाया जाता है, क्यों धर्म को आधार बनाया जाता है चुनाव में? जब तक जनता धर्म और जाति के नाम पर वोट देती रहेगी, अपना विकास, आपके समाज के कल्याण के बारे में नहीं सोचेगी, सामूहिक विकास के बारे में नहीं सोचेगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। सर, आपने बोला कि हिंदू धर्म के बारे में कि हिंदू और मुसलमान
निर्माण बीजेपी करा रही है। चलिए हमने पहली बात की करा रही नहीं करा, ये तो जनता का फैसला है। लेकिन मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि आपने जातिवाद की बात की सर, कि मतलब कि जनता जातिवाद हर पार्टी जनता कर रही है। मैं भी आपको एक चीज बता दूं सर कि जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो यादव लोगों का बोलबाला हो जाता है, अखिलेश मायावती की सरकार आती है तो राजभरों का। तो ये चीज किस तरीके से हटाया जा सकता है? इस चीज को ज्यादा फोकस करने वाली बात है कि हम राजनीति में सिर्फ जातिवाद को हम क्यों देखते हैं? राजनीति में जातिवाद से हटके भी कुछ अभी जैसे कि आपकी पार्टी आ रही है, आपकी पार्टी ने क्या बोलते हैं राजभर में किया था, ब्राह्मणों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, तो इससे हम लोग हिंदू धर्म के बारे में क्यों नहीं सोच सकते? या फिर वो ब्राह्मण ना होकर के उत्तर प्रदेश का निवासी भी रहेगा, तो इससे हम लोग ब्राह्मण और किसी जातिगत लेकर के हम लोग रैली करें, ये चीज तो गलत नहीं है। लेकिन रैली नहीं, जो सच बात है वो उन्होंने कही। पिछले वो जब उन्होंने बयान दिया तो उसके पीछे एक तथ्य है कि पिछले दिनों में जितनी हत्याएं हुई हैं वो विशेषकर से ब्राह्मण समुदाय के लोगों की हुई है। तो इसमें अगर कोई इंसान कोई तथ्य बताता है, मुझे लगता है कि सिर्फ उससे उस चश्मे से उसको ना देखा जाए। अभी जब हमारे नेताजी एक पिछड़े और अल्पसंख्यकों और दलितों की बात कर रहे थे तो लोग कहते थे कि ये पिछड़ों की बात करते हैं, ये पिछड़ी मानसिकता के हैं। आज उन्होंने ब्राह्मणों की बात कही, तो समाज अलग अलग जातियों का ही तो बना है, और अगर किसी विशेष के प्रति कुछ अत्याचार हो रहा है, कोई शोषण हो रहा है, तो उसकी बात तो कही जाएगी। इसका ये मतलब तो उसको हर बार जातीय चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। जब हम लोग जब भाजपा सरकार ने SC एक्ट में संशोधन किया था और कोर्ट के फैसले को बदल के लोग संसद में कानून लेके आए थे, तो पूरे देश में इकलौते हमारे नेता थे जिसने उस संशोधन का विरोध किया। ऑन रिकॉर्ड में बात कह सकता हूँ कि हम लोगों ने सबसे पहले नेता थे ओम प्रकाश राजभर जिसने बताया, जिसने इस बात का विरोध किया, जिसने बोला कि भाई जो गलत है वो गलत है, सच को सच और गलत को गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए। तो क्या उस टाइम हम लोग दलित के नेता हो गए? अब क्या बीच में OBC के नेता हो गए, आज ब्राह्मण के नेता? ऐसी बात नहीं है। जिस समाज के साथ गलत हो रहा हो उसके खिलाफ सबको आवाज उठानी चाहिए, और सिर्फ ब्राह्मण या राजपूत या दलित की बात नहीं होती है। अगर आप गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, कल कोई आपके साथ भी हो सकता है, और उसी चीज को देखते हुए कोई आपके लिए भी खड़ा नहीं होगा। सभी को एक बात करनी चाहिए, जातीय चश्मे से ना देखा जाए तो अच्छा रहेगा। इंसान की जो मूलभूत जो जरूरतें होती है वो होती है रोटी, कपड़ा, मकान। इंसान रोटी तभी खा पाएगा जब वो कमाएगा, इंसान कपड़ा तभी पहन पाएगा जब वो कमाएगा, इंसान मकान तभी बनवा पाएगा जब वो कमाएगा। दैट मीन्स कि कहने का मतलब ये कि रोजगार, इंसान को रोजगार मिलेगा तभी वो हर चीज अपनी मूलभूत सुविधाएं पूरी कर पाएगा। उत्तर प्रदेश के आप सोहेल लोग भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। बलिया जिले में, स्पेशली मैं बलिया जिले की बात करूँ और पूर्वांचल की बात करूँ, यहाँ पे रोजगार की बिल्कुल भी सुविधाएं नहीं है। आप लोग रोजगार को लेकर के आप लोग क्या रहते हैं, किस तरीके से रोजगार दिलाने की कोशिश है? अगर आप लोगों ने मतलब कि जिस तरीके से आप सरकार में भी रहे, आपकी मतलब मंत्री पद मिला, तो उस वक्त भी आप लोगों ने रोजगार के लिए क्या कोई मुद्दा उठाया? अगर नहीं उठाया तो फिर क्या दिक्कत है? आने वाले टाइम में किस तरीके आप लोग रोजगार के लिए कुछ कारण दिखाएंगे? ये सरकार तो पंचर बनाने और पकौड़े तलने को भी रोजगार मानती है। जो सरकार इसके इन चीजों को रोजगार मानती है, उस सच में रोजगार के बारे में कितना गंभीर है वो देखने लायक है। 2 करोड़ नौकरियों की बात हुई थी, कितनी नौकरियां जमीन पे हम भी देख रहे हैं। देखिए, इसमें जिम्मेदारी, इसमें कोई विपक्ष कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक सत्ता शासन नहीं चाहेगा तब तक लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। इनको हम लोग चाहते थे कि एक टेक्निकल शिक्षा स्कूली शिक्षा के साथ लागू हो। हम लोग चाहते थे कि IAS IPS की कोचिंग वाली सेंटर हर जिले में स्थापित हो सरकारी, ताकि लोग सरकारी तैयारी कर सकें। और भी मुद्दे हैं, सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि इन्वेस्टर्स लेके आए, रोजगार कल कारखाने लगाए जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उन चीजों पर ध्यान हो। अगर आप सरकार में रह के अपनी नीतियां रोजगार के तरफ नहीं रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई रोजगार का साधन उपलब्ध हो पाएगा। देखिए, हमारा देश इतना बड़ा है, हमारा प्रदेश इतना बड़ा है कि कोई व्यक्ति अकेले चाह के कुछ नहीं कर सकता। सबको साथ लग के करना चाहिए। सरकारों को इस बारे में गंभीर होना चाहिए कि हमारे देश में जो इतनी बड़ी युवाओं की फौज है उसको सही दिशा मिले। अगर रोजगार नहीं होगा, नौकरी नहीं होगी, तो तमाम तरह की दिक्कतें आ सकती हैं युवाओं के साथ। वो गलत रास्तों पे जा सकते हैं, उनकी मानसिक स्थिति के साथ गड़बड़ हो सकती है। जब बहुत सालों तक
हम लोगों ने इंतजार किया है कि भारत विश्व गुरु बनेगा फिर से। बड़ी मेहनत की है हमारे पूर्वजों ने हमें उस जगह पहुंचाने के लिए जहां हम आज हैं। सन 1947 में भारत में एक सुई भी नहीं बनती थी जब अंग्रेज गए थे, वहां से हम लोग बहुत आगे तक आए हैं। कोशिश करनी चाहिए कि युवाओं को एक सही दिशा मिले, रोजगार मिले। रोजगार पे हमारी एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है। हम लोग हर बार जब बात करते हैं तो रोजगार की बात जरूर करते हैं युवाओं की, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया जाए, पढ़ाई लिखाई का महत्व समझाया जाए गाँव में, छोटे छोटे गाँव में, ताकि बच्चे पढ़ लिख सकें। जब पढ़ाई लिखाई करेंगे तो रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। सरकारों को चाहिए कि अपनी नीतियाँ उद्यमियों के लिए, व्यापार करने वालों के लिए थोड़ी सरल बनाएं, ताकि लोग बाहर से आके यहाँ पे निवेश कर सकें, कुछ कल कारखाने लगाए जा सके, कुछ ऐसे काम कर सके जिससे आम जनता को रोजगार उपलब्ध हो। मैं यहाँ पे आप एक तरीके से मैं आपसे पर्सनल सवाल भी हो सकता है, आप मान सकते होंगे। आपके टाइम में हम आपकी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, इस पार्टी के अलावा किसी अन्य दल का कोई ऐसा नेता जो आपकी तरफ में लगता हो कि नहीं इस बंदे में काबिलियत है, ये बंदा आगे लेके जा सकता है देश को, या ये बंदा अपने क्षेत्र के लिए बेहतरीन काम कर रहा है, किसी भी पार्टी का, और मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपके फेवरेट, जिनको आप अपना मार्गदर्शक मान सकते हैं या जिनके काम से आप काफी प्रभावित हो? जी, ऐसे तो हमारे देश में कई युवा नेता हैं जो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, लेकिन मुझे कांग्रेस के शशि थरूर जी बहुत अच्छे लगते हैं। उनका चूंकि संयुक्त राष्ट्र में भी रहे हैं और एक विदेशों के साथ उनका बहुत अच्छा आना जाना सोच रहता है, तो मुझे शशि थरूर की बातें बहुत अच्छी लगती है। भारत की विदेश नीति को उनका बड़े अच्छी राय है, और पढ़े लिखे होने के नाते उनका जो विचारधारा है वो दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलती है। विशेष रूप से मुझे शशि थरूर बहुत अच्छे लगते हैं। तो सर जी, ये हमारे पास कुछ हमारे जो दर्शक हैं जिन्होंने आपसे सवाल पूछे हैं, मैं 2-3 सवाल है, मैं आपसे चाहूँगा शॉर्ट में आप इनका जवाब देने की कोशिश करें। सुधांशु जी हैं जो कि केवड़ा से पूछते हैं कि क्या नेताजी को भी गर्मी लगती है क्या, मतलब कि नेताओं को भी गर्मी लगती है क्या? ये सब सवाल व्यंग्य में पूछते हैं, ऐसा क्यों पूछते हैं मैं बता दूं यहाँ पे, क्योंकि ये खराब बिजली व्यवस्था के ऊपर पूछ रहे हैं कि क्या आप लोगों को भी गर्मी लगती है? अगर लगती है गर्मी तो फिर बिजली व्यवस्था के खिलाफ आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था इतनी खराब क्यों, खास करके दुनिया की? बलिया जिले में विशेष रूप से व्यवस्था खराब है। यहाँ पे तारों की स्थिति जर्जर है, जब भी बारिश होती है तो कई बार तार टूट जाते हैं। पिछली बार बांसडी में धरना हुआ था तो मैंने समर्थन भी किया था उस धरने का। और भी जब भी जहाँ जरूरत होती है हम लोग उस अधिकारियों से बात करते रहते हैं। ये जो मुद्दा इन्होंने उठाया है वो बिल्कुल सही है। बलिया जिले में बहुत स्थिति खराब है बिजली की। कोई भी कुछ थोड़ी सी भी आंधी बारिश पानी होता है तो तार टूट जाते हैं, बिजली गुल हो जाती है। पिछले कुछ दिनों पहले हमारे मित्र आए थे बाहर से, उन्होंने भी यही समस्या, उनको पहले उजागर उन्होंने बात बोली, लेकिन मुझे लगता है कि इस बात पे बिजली विभाग को ध्यान देने की जरूरत है। हम लोग कोशिश करते हैं अपनी तरफ से जनता की जो दिक्कतें आए। पिछले दिनों 5 में धरना प्रदर्शन भी हुआ था तारों के बदलने को लेकर, मैंने उसको पूर्ण रूप से अपना समर्थन दिया था। तो ये मुख्य वजह ये है कि यहाँ पे हमारी जो ग्रिड व्यवस्था है, जो बिजली के तारों की हालत है वो बहुत जर्जर है, तुरंत टूट जाते हैं। इनको मरम्मत कराने की जरूरत है। सरकार ने दीनदयाल योजना के बोर्ड तो जरूर लगाए हैं लेकिन बिजली नहीं आ पाई है। कई लोग ऐसे हैं जिनका बिजली का बिल आता है लेकिन कनेक्शन अभी बिजली नहीं पहुंची है। सरकारी नीतियां हैं ये जिनका खुल के विरोध होना चाहिए, हम लोग भी खुल के विरोध करते हैं। अगला सवाल है जो कि गौरव चौहान जी है, जो कि बांसडी से, और वो पूछते हैं कि पुनीत भैया को खाने में क्या क्या पसंद है? शुद्ध शाकाहारी भोजन प्रेम से आप जो खिला दीजिए हमको पसंद है। नॉन वेज नहीं खाते? नहीं खाते। अच्छा। अगला सवाल है अरविंद यादव जी, वो पूछते हैं कि अगर पुनीत भैया राजनीति में नहीं आते, पॉलिटिक्स में नहीं आते, तो कोई और ऐसा कौन सा क्षेत्र होता जो जिन्हें आप अपना कमाई के जरिए आप चुनते पॉलिटिक्स के अलावा? राजनीति में आने के पहले मैं पेशे से इंजीनियर था। अच्छा। और मैं नौकरी कर भी रहा था, तो वही करते। भविष्य में पोस्ट ग्रेजुएशन करने का कार्यक्रम था, एग्जाम क्लियर भी कर लिया था लेकिन ज्वाइन नहीं किए और वापस आ गए और फिर समाज सेवा में लग गए। आखिरी सवाल हमसे, आपसे इंटरव्यू काफी लंबा हो चुका है, आप इस हमारे महादेव इंडिया चैनल के माध्यम से आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप खुद एक युवा नेता हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को मेरा यही संदेश है कि किसी बहकावे में ना आए। आप लोग एक अपने जीवन के ऐसे मोड़ पे हैं
जहां आपके द्वारा इन आने वाले कुछ सालों में किए गए काम आपके बाकी के जीवन के दशा दिशा तय करेंगे। संयम बरतें, अपने विचारों में एक क्लियरिटी लाएं। आप ये सोचिए कि जैसे अपने जीवन के इस मोड़ पे, जो एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है, वहां जो भी काम करें मन से करें। जिसके साथ जो भी काम हो, छोटे से छोटा या बड़ा से बड़ा, उसको पूरी निष्ठा से पूरा कीजिए और ये विश्वास रखिए कि अच्छा करने वालों के साथ अच्छा ही होगा। हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जिस भी कार्य में हम लोग लगे उसे पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन से किया जाए। तो ये थे आज दोस्तों हमारे साथ सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष। इनकी बातें बहुत अच्छी हैं, इनके जो विचार हैं बहुत ही अच्छे लगे। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे सर बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और हमारे साथ आपने दर्शकों के साथ आपने साझा किया। इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप कमेंट के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से जो भी आपका राय हो, आप अगर कुछ नेता जैसे सवाल भी पूछना चाहते हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब आगे करके आने वाली वीडियो में आपके सवालों का जवाब दें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।